जय हिंद एवरीवन। आप लोग का अग्निवीर पेपर का तैयारी कैसे चल रहा है यार। देखो, जितने भी साथियों को इस साल अग्निवीर का पेपर देने जाना है तो लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जैसे ही आप लोग का ये आज वाला क्लास समाप्त होगा तो 12 बजे आज आप लोगों का मैथ का क्लास आएगा, वो भी मेरा, ठीक है ना। और एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, कल मैं लाइव आने का प्रयास कर रहा था, ठीक है ना। मैं देख रहा था कि मैं लाइव आकर पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, तो कल मैं लाइव आ गया था, सब कुछ ठीक ठाक था। अगर आज भी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज शाम को 7 बजे हो सकता है मैं लाइव आऊँगा, ठीक है ना। और लाइव आऊँगा तो पहले रिवीजन वाला क्लास कराऊँगा। अगर आज शाम को 7 बजे सब कुछ ठीक ठाक चल गया तो कल आप लोग बार बार बोल रहे हो मैराथन क्लास कराने के लिए ना। अगर आज शाम को सब कुछ मतलब सब कुछ लाइव चल गया ना तो फिर कल मतलब आप लोगों का मैराथन क्लास चलेगा, ठीक है ना। जीके का पूरा प्रश्न लाऊंगा जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और जितने लोग अभी तक प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो मेरे भाई फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। मेरे एप्लीकेशन में पिछले साल जितने भी आर्मी के पेपर में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो पूरे के पूरे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बस आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करके अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, उसके से अंदर लॉगिन हो जाना है, ठीक है ना। लॉगिन होने के बाद आपको फ्री में भी मतलब प्रीवियस ईयर का प्रश्न तो पूरा का पूरा फ्री में ही मिल जाएगा। और अगर आप 49 रुपया पे करते हो तो 22 अप्रैल से जो पेपर होने वाला है ना उसका जो भी मतलब सॉल्यूशन रहेगा, जो भी प्रश्न नया नया पूछा जाएगा उसका पीडीएफ तो आप लोगों को पेड वाले में मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा, 300 स्पेशल जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर टॉपिक वाइज पूरा जीके का प्रश्न मिलेगा, फिर टॉपिक वाइज पूरा जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा करंट अफेयर्स का प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और देखो, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना ना तो वो भी आप लोग मेरे एप्लीकेशन से लगा सकते हो। आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे सिर्फ 49 रुपया में, ठीक है ना। और इस वीडियो में जो मैथ के प्रश्न लिए गए हैं वो आपके मॉक टेस्ट के ही रहने वाले हैं। तो आप लोग देख लेना कि मेरे मॉक टेस्ट में किस टाइप के मैथ के प्रश्न डाले गए हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से गिनती करते जाना 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। लास्ट में आप सभी लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना है। अगर 35 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर है जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा कि गुजरात का राजधानी कहाँ पर है, तो गुजरात का राजधानी कहाँ पर है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका जो गुजरात का राजधानी है वो गांधीनगर है, ठीक है ना। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। यहाँ पर हरियाणा दिया है, पूछ देगा कि राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये जो राखीगढ़ी है ना ये आपका हरियाणा में स्थित है, आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? अमेरिका, मलेशिया, इजिप्ट और किर्गिस्तान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मलेशिया हो जाएगा। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच हुआ? तो जो आपका समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज है ना वो भारत और मलेशिया के बीच हुआ। यहाँ अमेरिका दिया है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। पूछ देगा वज्र प्रहार, ठीक है ना। क्या पूछ देगा? पूछ देगा वज्र प्रहार या सी डिफेंडर्स। क्या पूछ देगा? सी डिफेंडर्स पूछ देगा ना, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सी डिफेंडर्स पूछ देगा ना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वज्र प्रहार या सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका के बीच हुआ।
वज्र प्रहार या सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका के बीच, और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच हुआ। ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पूछ देगा कि खंजर एक्सरसाइज, क्या पूछ देगा? खंजर एक्सरसाइज पूछ देगा। ठीक है ना, तो खंजर एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच हुआ? आपका जो खंजर एक्सरसाइज है ना वो भारत और किर्गिस्तान के साथ हुआ। ये भी आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ट, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड जेम्स फोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में अग्निवीर जीडी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। चाहे आप अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन जो 10 पास वाला भर्ती होता है और 8 पास वाला होता है उसका तैयारी कर रहे हो, चाहे WMP जो वोमेन मिलिट्री पुलिस का होता है उसका तैयारी कर रहे हो, मेरे भाई इसमें सेम प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस भी सेम ही होता है। मतलब 50 प्रश्न रहते हैं 100 नंबर के। ठीक है ना, एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, और इसमें भी 15 प्रश्न मैथ का पूछा जाता है, इसमें भी 15 प्रश्न मैथ का पूछा जाता है, इसमें भी 15 प्रश्न मैथ का पूछा जाता है, जीके का भी सेम पूछा जाता है। ठीक है ना, रीजनिंग का भी सेम पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, भारत का प्रथम वायसराय जब पूछ देगा तो भारत का जो प्रथम वायसराय था ना वो लॉर्ड विलियम बैटिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बैटिंग था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, जो भारत का आपका अंतिम वायसराय था वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है ना, ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय मतलब वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ट थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड विलियम बैटिंग थे और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है ना, आप लोग जो साल भर से पढ़े हो उसका रिवीजन करते रहो। ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ आप लोग अब अभी इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मकरागिरी कर रहे हो। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोग मकरागिरी कर रहे हो। तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। 3-4 दिन और पढ़ना है, मन से पढ़ लो, उसके बाद से ऐश करना, जहाँ मतलब जाना होगा, जो करना होगा करना, पहले पेपर निकाल लो। ठीक है ना, उसके बाद 2-3 महीना एकदम छूटवा साढ़ नियर घूमना, जहाँ मन करे वहाँ, उसके बाद फिर ग्राउंड में उतरना दौड़ने के लिए। ठीक है ना, पैरा कमांडो में कैसे जाना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, टाइम आने पर बता दूंगा। आपका नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, आर वेंकट रमन, और यहाँ पर राजीव कुमार दिया है, हरिलाल सामरिया दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना, हाफ काट में दे देता है कि DY चंद्रचूड़। ठीक है ना, DY चंद्रचूड़ क्या हैं? तो ये जो DY चंद्रचूड़ है ना ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1948, 30 जनवरी 1948, 23 मार्च 1948। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो महात्मा गांधी जी है ना, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछ देता है। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, पूछ देता है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका अहिंसा दिवस है ना ये आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
यहाँ पर बोला गया कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई, तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई। ठीक है ना। अपना देश 47 में आज़ाद हुआ, एक साल बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा? नथुराम गोडसे के द्वारा। ठीक है ना। नथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। ये जो 30 जनवरी लिखा गया ना, 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी, देखो भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का जब हत्या हुआ तो 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो आपका जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और भारत का दूसरा व्यक्ति कौन होता है? भारत का दूसरा व्यक्ति कौन होता है? तो भारत का जो दूसरा व्यक्ति होता है ना, वो आपका कौन होता है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो आपका भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक। ठीक है ना। भारत के प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? तो वो आपका राष्ट्रपति को कहा जाता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ये आपके दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि चंद्रमा पर मानव को पहुँचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर मानव को पहुँचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ना, अपोलो 11 हो जाएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, शाम को 7 बजे जब मैं लाइव आऊँगा तो उस टाइम आप लोग तैयार रहना। ठीक है ना। शाम को 7 बजे लाइव आऊँगा और दोपहर में 12 बजे आप लोगों का मैथ का क्लास आएगा। ठीक है ना। तो आप लोग दोनों टाइम को देखना। ठीक है ना। शाम वाला टाइम भी और दोपहर वाला टाइम भी। आज देखते हैं लाइव में क्या होता है। सभी लोगों को जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल पांडे का संबंध किस राज्य से है? मंगल पांडे का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और कोलकाता। इस टाइप के प्रश्न अगली बार पेपर में पूछे गए थे। मंगल पांडे का संबंध जो है ना, वो उत्तर प्रदेश से है। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश, जो बलिया जिला पड़ता है ना, आप लोग बोलते हो ना कि नीलेश भाई मैं बलिया का हूँ, तो ये मंगल पांडे भी बलिया से रहने वाले थे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। और महात्मा गांधी जी पूछ देगा, महात्मा गांधी जी का संबंध किस राज्य से है? तो जो महात्मा गांधी जी का संबंध है ना, वो मतलब गुजरात से है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती आप लोग मनाए हो कि नहीं मनाए हो? तो अंबेडकर जयंती आप लोग मनाए हो ना? तो पूछ देगा यहाँ पर, अंबेडकर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का संबंध पूछ देगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संबंध मध्य प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अभी देखो ये जो कोलकाता दिया ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पता है जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है ना। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है ना। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है ना। अगले बार पूछा गया था, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है?
पीटी उषा, हिमा दास, कर्णम मल्लेश्वरी और नॉन ऑफ दीज। तो ये जो गोल्डन गर्ल है ना, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। पूछ देगा कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या पूछ देगा? उड़न परी, ठीक है ना। तो उड़न परी के नाम से भी पीटी उषा को ही जाना जाता है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। और गोल्डन गर्ल के नाम से भी पीटी उषा को जाना जाता है। और गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक ना। गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन बॉय के नाम से नीरज चोपड़ा जी को जाना जाता है, ठीक ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नीरज चोपड़ा जी भी आर्मी से ही रहने वाले हैं, ठीक है ना, आर्मी के सूबेदार हैं। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी आपका यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी दिया है और यहाँ पर आपका दिया है हिमा दास। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हिमा दास जी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1962 में जब भारत चीन से युद्ध हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोगों को पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी दिया है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध जो हुआ था ना 1999 में, तो मतलब उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? जो कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर दिया है इंदिरा गांधी और यहाँ पर आपका दिया है लाल बहादुर शास्त्री। 1971 में, ठीक है ना, 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 1971 में ना, तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस टाइम अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है लाल बहादुर शास्त्री। आपका जो 1965 में युद्ध हुआ था, 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो वो मतलब उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे ना वो लाल बहादुर शास्त्री थे। आप सभी लोगों को ये बात क्लियर पता होना चाहिए कि 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम के अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस टाइम के अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस टाइम के अपने देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस टाइम के अपने देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, वायलिन, बांसुरी और शहनाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोद, ठीक है ना। प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल और असम है। तो पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पेरियार अभ्यारण्य आपका केरल में है, ठीक है ना। पेरियार अभ्यारण्य आपका केरल में है, दिमाग में बैठा लेना। पेरियार अभ्यारण्य आपका केरल में है। पूछ देगा कि रणथंभौर पूछ देगा, ठीक है ना। क्या पूछ देगा? रणथंभौर पूछ देगा। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना।
रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? वो आपका राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल दिया है। पूछ देगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ना, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। और मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका जो मानस अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? जो मानस अभ्यारण्य है ना, वो आपका असम में स्थित है। मानस अभ्यारण्य आपका असम में स्थित है। आप सभी लोगों को ये बात क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन से, आलू उत्पादन से, टमाटर मांस उत्पादन से और झींगा उत्पादन से। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। साफ साफ दिख रहा है लाल क्रांति, तो टमाटर और मांस उत्पादन से हो जाएगा, ठीक ना। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध आपका किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? पूछ देगा कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो जो आपका भूरी क्रांति है ना, उसका संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन से है। पूछ देगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? क्या पूछ देगा? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन से है, ठीक है ना। यहाँ पर झींगा उत्पादन दिया है। पूछ देगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? आपका जो गुलाबी क्रांति है ना, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को अगर पूछ देगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन दिया है। तो मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक, यहाँ पर क्रांति आप लोगों को लिख लेना है ना। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक आपका किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता, अजमेर, उदयपुर और नॉन ऑफ दीज है। तो जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है ना, वो कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अभी आप लोग के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं। अब GS के तरफ चलते हैं। अभी आप लोगों को पूरा बताना है कि जीके में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है ना। और अपने आप को विश्वास दिलाना है कि नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, पेपर निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर अभी से हिम्मत हार जाओगे तो याद वाद कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप से बोलो कि तू कर जाएगा, तू पेपर निकाल देगा। और पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। अपने आप से आप लोग लड़ते रहो, तभी कुछ होगा मेरे भाई। फौज की तैयारी करने वाले भाइयों के अंदर बहुत जुनून होता है, बहुत ज़्यादा पागलपन होता है और बहुत ज़्यादा चाहत होता है, ठीक है ना। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुखाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड है। तो कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ये जो जुखाम है ना, ये वायरस के कारण होता है। जुखाम वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जुखाम किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये जो हैजा लिखा गया है ना, मतलब गंदे पानी पीने से, गंदे पानी पीने से मतलब क्या होता है? गंदे पानी पीने से आपका हैजा होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ मलेरिया दिया है। तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की? मेंडल ने, फ्रेडरिक मिशर ने, वाटसन एवं क्रिक ने, स्टार्स बेरगर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्रों का खोज किसने किया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र का खोज किसने किया, तो गुणसूत्र का खोज स्टार्सबेर्गर ने किया, ठीक है ना। गुणसूत्र का खोज स्टार्सबेर्गर ने किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज, सिलिका और पेप्टिड और डोगलाइकेन स्टीराइड है। तो इसका राइट आंसर आपका पेप्टिड डोगलाइकेन हो जाएगा, ठीक है ना। जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिड डोगलाइकेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पर पाए जाते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, मेंडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स। तो ये तो कई बार आप लोगों के सामने आ चुका है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र मेडुला ऑब्लिगेटा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिका उपस्थित होते हैं प्लाज्मा में, अस्थिमज्जा में, त्वचा में और ग्रंथियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका उपस्थित किस में होते हैं, तो अस्थिमज्जा में होते हैं, ठीक है ना। लाल रक्त कोशिका किस में उपस्थित होते हैं, तो अस्थिमज्जा में होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है, तो कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है, पीनियल, थाइमस, एड्रीनल और अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है, तो थाइमस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। थाइमस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि श्वसन के दौरान अपरिवर्तित गैस है N2O2, CO2 और उपरोक्त सभी। श्वसन के दौरान अपरिवर्तित गैस कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका N2 हो जाएगा, ठीक है ना। N2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है, आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। ध्वनि की चाल सबसे कम निर्वात में होती है, ठीक है ना। ध्वनि की चाल सबसे कम निर्वात में होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सूर्य की रोशनी के रंगों का क्रम है, सूर्य के रोशनी के रंगों का क्रम कौन सा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बीब गयोर, ठीक है ना। सब लोग इसको अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, तो इसको आप लोग देख लो, ठीक है ना। ये बहुत काम आएगा, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है क्या गृह कार्य में कितनी विद्युत का वितरण होता है, घर के कामों में मतलब कितना विद्युत का जरूरी होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 110 वोल्ट, 180 वोल्ट, 200 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर 220 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे स्टूडियो में 220 वोल्ट से ज़्यादा लगता है। गृह कार्य में कितने विद्युत के वितरण होता है अगर पूछ देगा ना, तो आपका 220 वोल्ट हो जाएगा। मेरा तो अभी यही 240 वोल्ट का है। आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण नियम के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ते हुए पतंग में कौन सी गति होती है, 1D, 2D, 3D आवर्त गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ते हुए पतंग में कौन सी गति होती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका 3D हो जाएगा। उड़ते हुए पतंग में कौन सी गति होती है, तो 3D होती है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है
एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या होती है? कैलोरी, जूल, किलोवाट घंटा और पास्कल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से मैथ वाले सर आ रहे हैं, उसके बाद से फिर मैं रीजनिंग कराने आऊँगा। उसके बाद से आप लोग का जो मतलब 12 बजे आज आप लोगों का मैथ वाला क्लास आएगा, तो उसका भी क्लास कराना है, ठीक है ना। श्यानता का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, पॉइज और ओम है। तो इसका राइट आंसर आपका पॉइज हो जाएगा, ठीक है ना। श्यानता का मात्रक आपका पॉइज होता है। तो अब आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है ना। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीलय डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नीलय डिफेंस करियर ऐप जो है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 24 पढ़ लिए थे। आज टेस्ट सीरीज नंबर 25 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका सोल्यूशन हम लोग दे देंगे। और जो भी भाई पढ़ रहे हैं वह कॉपी और पेन लेकर बैठे, साथ में नोट करते जाएं। कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं उसका जवाब दें। 15 क्वेश्चन है, 15 से 10 से ऊपर सबका आना चाहिए। यदि आ रहा है तो समझ लिए सिलेक्शन पक्का है, मैथ में कोई डर नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एक पूरक कोण। पहला क्वेश्चन है 60 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण यहाँ लिख दे रहा हूं। पूरक कोण कहते किसे हैं? सपोज कर लीजिए यह है हमारा 90 डिग्री कोण और यहाँ से करने का मतलब है यह कोण और यह कोण, यह मान लीजिए थीटा है, यह फाई है। तो थीटा प्लस फाई इजिकल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 हो तो कहेंगे कि यह क्या है? पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, तो अब यहां देखिए यह 60 डिग्री का पूरक कोण पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 60 डिग्री तो लिखेंगे a प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री, और a माने हैं 60, तो 60 हो गया, प्लस b इजिकल टू 90 डिग्री। और यह हम जानते हैं जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो यह b इजिकल टू, यह बाबू 60 इधर है तो क्या हो गया? माइनस हो गया 60, प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, और 90 में से 60 घटा क्या हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो b बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री, और ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल रहा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। अब देखिए इतना तो हो गया। कह रहा दो संख्याएं जो अभाज्य हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे, स्वयं से कटे। तो देखिए 1 और 3, तो लेकिन 1 क्या है? अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या 1 नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 पढ़े हैं, तो यह होगा नहीं। ठीक, गलती मत कीजिएगा। 1 और 3 देखिएगा, बहुत लोग मार देंगे। 11 और 13 यह अभाज्य संख्या दोनों है, यही हमारा सही है। बाकी देखिए 23 अभाज्य है लेकिन 21 अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से भी कटेगा 21, 1 से भी कटेगा, 7 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, और 25 भी, ये भी 25, 27 भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। क्लियर है? कह रहा है 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत। देखिए पिछले टेस्ट सीरीज में बताए थे 1 से 100 तक विषम संख्या पूछे, तो पहले 1 से 100 तक विषम संख्या, 100 तक विषम संख्या में कितना करेंगे? 2 से हम भाग कर देंगे, विषम संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? विषम संख्या। तो यह हो गया 50। 50 हमारी क्या हो गई? 1 से 100 तक में 50 हमारी विषम संख्या हो गई। अब विषम संख्या का औसत का सूत्र पढ़े हैं, इसके लिए सूत्र कल भी लिखे थे, फिर लिख दे रहा हूं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? n होता है। तो हमसे 50 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो n के जगह पे 50 रखेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 50, और ऑप्शन में इसमें देख रहे हैं हमारा बी मिल रहा है। ठीक है, यदि सम पूछता, सम संख्याओं का औसत पूछता, तो 1 जोड़ देते, क्या हो जाता? 50 प्लस 1। और 100 तक में 50 सम संख्या होते हैं, 50 विषम संख्या होते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, कह रहे यदि कोई वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर 800 में बेच दें। 1000 में क्या करा? खरीद कर 800 में बेचता है, तो वस्तु की हानि
तो सीधा सीधा हानि, इसका हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो जानते हैं हानि प्रतिशत इज इक्वल टू, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, हानि बट्टे क्रय मूल्य, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, क्रय मूल्य गुणे 100। तो यह क्या हो गया, हानि 1000 से 800 हो रहा है तो हानि कितने की हो रही है, 200 की। क्रय मूल्य कितना है 1000, गुणा किसका करना है 100 का, तो 1 2 3 0 1 2 3 0, क्या बचा 20%, 20% की हानि हो रही है और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, बी मिल रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, कर 0.01 कामा है, 0.01 कामा 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या लिखेंगे 0.01 बट्टे 0.1 गुणे 100, 100 का गुणा करेंगे तो यह फ्रेश हो जाएगा 1 बट्टे 0.1 हो जाएगा। इसको फ्रेश करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बट्टे 1, 1 सबके बट्टे होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है तो 10% हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, ये देखिए 10W1 इज इक्वल टू 12W2 इज इक्वल टू 15W3 हो तो W1 अनुपात W2 और W3 का ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, यह दिया है 10W1 इज इक्वल टू 12W2, ये दिया है बाबू, तो हम इसे लिख देंगे W1 अपान W2। यह W2 इधर यहाँ आ गया था, 12 यहाँ है और यह 10 इसके नीचे आ गया। तो यहाँ हम यह देख रहे हैं कि W1 का मान कितना है 12 और W2 का मान 10। फिर इन दोनों में लिए हम बाबू क्या है 12W2 इज इक्वल टू 15W3। तो हम क्या किए हैं W2 अपान W3 नीचे आ गया, आया हो गया 15/12। अब हम यह देखेंगे यहाँ W2 क्या है 12 है लेकिन वहाँ W2 क्या है 15 है। तो हम क्या करें, हमें W2 को या W1 को किसी एक को बराबर करना रहता है। तो W2 यहाँ 10 है यहाँ 15 है तो 2 का गुणा यहाँ कर दिए, तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 का गुणा नीचे भी करेंगे। तो अब यह क्या हो गया, यहाँ ध्यान से देखिए 15 दूना 30 हो गया और यह हो गया 12 दूना 24। वहाँ 30 हो गया W2 लेकिन यहाँ 10 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, तो यहाँ भी 3 का गुणा कर दिए। तो नियम यह है कि दोनों में 3 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 12 तिहाई 36 हो गया, 10 तिहाई क्या हो गया 30 हो गया। तो अब इस तरह से हमारा अनुपात क्या निकला, W1 अनुपात W2 अनुपात W3। W1 का अनुपात कितना है 36 है, W2 का 30 है, W3 का 24 है। तो ऑप्शन में देखेंगे इस तरह से कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6 से भाग कर देंगे। तो 6 चौको 6 छके 36, 6 पाँचे 30 और 6 चौको 24। सभी संख्याओं में 6 का क्या करें डिवाइड कर दिए, तो 6 संबंधे 5 संबंधे 4 है, 6 संबंधे 5 संबंधे 4। इस तरह का सवाल मिलेगा तो बिल्कुल डरना नहीं है, हिम्मत करके कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है 1.25 को भिन्न के रूप में बदलिए। अच्छा देखिए 1 दशमलव क्या है 1.25 है, अंक कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 शून्य आ जाएगा, तो मतलब 125/100 लिख सकते हैं। और हम 5 से इसको क्या करें 25 से काट दे तो 25 5 125, 25 चौको क्या हो जाएगा 100। हमारा आ रहा है 5/4 और ऑप्शन नंबर सी हमें मिल रहा है 5/4। क्लियर है। अब देखिए 36 और 40 का मौसम क्या पूछ रहा है, मौसम निकालने का यही तरीका है। अब इससे भाग देंगे दोनों संख्या कौन कट जा रही है, तो पहला चेक करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 9 36 और 4 10 40, 4 से कट जा रहा है तो यही हो गया आंसर 4 ही हो जाएगा, पहला ही मिल गया। इसी तरह से 5 का भी चेक करेंगे तो 5 से यह नहीं कटेगा तो यह नहीं होगा। केवल यह मौसम में चेक करते हैं, लौसम में नहीं चेक करेंगे। अब देखिए कह रहा है ABC को बांटना है 355 रुपए, जिसमें से A को B से 20 रुपया ज़्यादा मिल रहा है और C को B से 35 रुपया ज़्यादा, तो B को कितना रुपए मिला है। तो हम B को ही मान लिए, B को कितना मिल रहा है X रुपये मिल रहा है। क्या मिल रहा है X। अब कह रहा है A को B से
कितना रुपए अधिक मिल रहा है, 20 रुपए। तो ए को कितना मिला, 20 प्लस एक्स, और सी को कितना मिला, 35 प्लस एक्स। 35 इसको 35 रुपया ज़्यादा मिलेगा, उसको 20 रुपया ज़्यादा मिलेगा। इन सबको जोड़ दिए, ए प्लस बी प्लस सी कर दे, यदि ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना मिला है, 355 रुपये मिला है। ये नहीं मिला है बाबू। अब यहाँ पे क्या किए, अब सबका मान रखे तो 20 प्लस एक्स, और b का मान x है, c का मान 35 प्लस x है, और इनको जोड़ के हम क्या कर दिए, 355 कर दिए। अब सबको जोड़ लिए, 1 2 3 तो 3x, और इसको जोड़ लिए तो कितना हो गया, 20 और 35 कितना हो जाएगा, 55। तो 55 कर दिए इजिकल टू 355। यह 55 प्लस है, देखिए 55 प्लस है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। 355 माइनस 55 तो क्या हो जाएगा, 3x इजिकल टू 355 माइनस 55 इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, 300 हो गया। और यह 3 से यह 3 कट गया तो x बराबर क्या मिला हमें, x बराबर मिल गया 100। x का मान क्या हो गया, 100। तो b को क रुपया मिला, 100 रुपया मिला। हमसे b का ही पूछ रहा है, तो b को 100 रुपया मिला, और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, b मिल रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त में पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या होगा। 3 साड़ी खरीदने पे एक साड़ी क्या हो जा रही है, मुफ्त। 3 से हमारा क्या हो जा रहा है, 3 साड़ी है, 3 से कितना हो जा रहा है, 4। हम देख रहे हैं अंतर कितने का हो रहा है, 4 से 1 का, यही नहीं हो रहा है, 1 का अंतर हो जा रहा है। तो 1/4 गुणे 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 2 20, 4 5 20, 25 से करना 25, तो 25% के क्या हो जा रहा है, छूट मिल जा रहा है। अब वैसे भी देखिए, जब 4 साड़ी है, 3 साड़ी पे 1 साड़ी मिल रहा है, तो वैसे 25%, 25 चौको 100 हो जाएगा। सिंपल वैसे भी मार देंगे बिना सूत्र का भी। अब देखिए, कह रहे किसी वस्तु को 8579 में बेचने के बाद लाभ वस्तु को इतना रुपए में बेचने से के बाद हुई हानि के बराबर है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य CP1 इजिकल टू CP2। 2 क्रय मूल्य निकालेंगे तो पहला क्या है हमारा, 8579 माइनस x कर देंगे, और यहाँ कर देंगे x प्लस 6341। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हम क्या किए हैं, x को उधर भेज दिए और इसको इधर, तो 8579 माइनस 6341 इजिकल टू क्या हो गया, x, और x, या माइनस x इधर गया तो प्लस x हो गया, दोनों जुट के क्या हो गए, 2x हो गए। और यहाँ से देखिए 9 में से 1 घटा तो क्या बचा, 8 बचा, और यहाँ 7 में से 4 घटा तो क्या बचा, 3 बचा, 5 में से 3 घटा तो क्या बचा, 2 बचा, और 8 में से 6 घटा तभी क्या बचा, 2 बचा। और यह 2 इसके नीचे आ गया, इधर हो गया x, और यहाँ से इसको काट दिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 18, 2 9 18, x का मान क्या हो गया, इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यदि 85 79 में से x का मान घटा दें, जैसे है 8579 में से हम क्या करें, 1119 घटा दें तो हमारा मूल्य आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो 9 में से 9 घटा तो 0, 7 में से 1 घटा तो क्या हो गया 6, 5 में से 1 घटा तो 4, और 8 में से 1 घटा तो 7, 74 60, और ऑप्शन नंबर पहला हमारा दिख रहा है 74 60। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, थोड़ा बड़ा सवाल है। कर क्रमागत छूट 30% और 20% का समतुल्य बट्टा। इसके लिए कल भी पढ़ाए थे, हर जब भी टेस्ट में मिलता है तो इसके लिए सूत्र एक बार लिख देते हैं, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस XY अपान 100। यह बहु फार्मूला है, इससे बहुत आराम से आ जाता है, थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे कि हम देख रहे हैं 30% छूट है तो माइनस 30% लिखेंगे, माइनस का 30%, यह भी छूट है तो माइनस का 20%,
और ये भी छूट है, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब 30 गुणे 20 बट्टे क्या हो जाएगा बाबू 100 हो गया, और 0 से 0 2 0 कट गया, 30 20 क्या हो गया माइनस का 50% हो गया, और माइनस प्लस 3 दूना 6% हो गया, 50 में से 6 घटा तो माइनस 44% हमारा आया। और 44 माइनस क्या प्रदर्शित करता है कि 44% क्या है छूट है, तो यह हो गया 44% सी वाला। क्लियर है? आगे देखिए, कर साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में हो जाती है? 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, यही ना। तो पहले हमें ब्याज मूलधन नहीं पता है, तो मूलधन मान लिया क्या है पी है, ठीक है। और यह 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है 2p हो जा रही है, 2 गुनी, ये नहीं कर रहा है 2 गुनी हो जा रही है। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। 7 वर्ष में क्या हो जा रही है 2 गुनी हो जाती है। अच्छा, ब्याज कितना मिल रहा है इसका? SI साधारण सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? p मिल रहा है। p से 2p हो रहा है तो ब्याज p तो मिल रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो अब यदि साधारण ब्याज बराबर हम लिख दे तो p इज इक्वल टू मूलधन p r हमें निकालना है, t दिया है 7 वर्ष बट्टे क्या हो गया 100, और यहाँ से p कट गया तो r बराबर क्या हो गया 100/7। r बराबर क्या हो गया 100/7%, यह r हो गया। अब यहाँ से सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से उतनी ही राशि, राशि कितना है p ही, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर से, ब्याज दर क्या है यही है सेम, उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अब p से कितना हो रहा है, p से कितना हो रहा है 4p हो जा रहा है, यही ना। p से क्या हो रहा है 4p, तो कितना गुना हो रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है 3p बढ़ रहा है, 3p बढ़ रहा है। तो अब फिर वही फार्मूला लगाएं तो लिखेंगे 3p इज इक्वल टू p, r हमारा यहाँ निकल गया है, कितना निकला है 100/7 है, गुणे 100 होता ही है, और समय निकालना है कितने वर्ष में, तो यहाँ देखिए 100 से 100 कट गया, और p से p कट गया, तो 7 तरीके क्या हो गया 21, t बराबर क्या हो गया 21 वर्ष हो गया। 21 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, कर राकेश और योगेश के आयु का अनुपात दिया है 4:3। यह राकेश है और यह योगेश है। आयु का अनुपात दे दिया है 4:3 दे दिया है, हो गया इतना। अब देखिए, तथा उनकी आयु का योग, योग मतलब जोड़, कितना है 28, और यहाँ पर हम इसका योग कर रहे हैं तो 4 3 7 रेशियो किसके बराबर होगा 28 के, होगा कि नहीं। अब करिए 7 का 7 चौको 28, एक रेशियो बराबर कितना मिला 4। तो कह रहा राकेश की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो हम राकेश में क्या करेंगे 4 का गुणा कर दे, राकेश यही है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 4। यह वर्तमान है लेकिन 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें 5 हम क्या करें जोड़ दिए, तो 5 वर्ष बाद का निकल जाएगा। तो 4 चौको 16 और प्लस 5, 16 5 क्या हो गया 21 वर्ष हो गया, और ऑप्शन नंबर हमारा डी मिल रहा है कि 21 वर्ष हो जाएगा। बस यहाँ पे देखिए हमेशा पूछता था, लेकिन यहाँ यह बढ़ा दिया है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पूछेगा तो क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, यदि 5 वर्ष पहले पूछता तो 5 घटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रीजनिंग के तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया है कि यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है तो उत्तर क्या होगा। देखो ये दिशा वाला प्रश्न है, और मैथ हो या रीजनिंग हो, मतलब यहाँ अगर मैथ वाले सर हैं तो उनको सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करके एक बार चेक कर लो, फिर दोनों तरीका जानो, ठीक है ना, कि उनका वो किस तरह से बता रहे हैं और आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा कि यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, और उत्तर के दाहिने साइड में आपका पूरब हो जाता है, और बाएं साइड में आपका पश्चिम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यदि
पश्चिम जो है ना वो दक्षिण हो जाता है। ये जो पश्चिम है ना ये दक्षिण हो जाता है। अब यहाँ पश्चिम है तो देखो दक्षिण हो जा रहा है, ये जो दक्षिण है ना ये यहाँ पर आ जा रहा है, 90 डिग्री घूम के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर बोल रहा है कि तो उत्तर क्या होगा, ये जो उत्तर है जिस तरह से ये पश्चिम दक्षिण हो गया है सेम उसी तरह से ये जो उत्तर है ना वो दक्षिण हो जाएगा, मतलब पूरब हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पश्चिम है ये दक्षिण हो गया है, तो उसी तरह से उत्तर भी आपका पूरब हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। कोई इसमें दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है ब्लड रिलेशन वाला है कि राजेश माधुरी के इकलौते भाई की बहन का बेटा है। राजेश का माधुरी के पिता से क्या रिश्ता है। मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, जो महिला होती है उनको माइनस से प्रदर्शित करते हैं, जो पुरुष होते हैं प्लस से प्रदर्शित करते हैं, जो पिता रहते हैं ना उसको उनको ऊपर रखते हैं और जो बेटे रहते हैं उनको नीचे रखते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बोला जा रहा है कि राजेश माधुरी के इकलौते भाई की बहन का बेटा है। ये जो राजेश है ना ये माधुरी के एकलौते भाई की बहन का बेटा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले प्रश्न में जिस तरह लिखा गया उस तरह से करते हैं। सबसे पहले माधुरिया को लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये जो माधुरिया है इसको लिख लेते हैं, माधुरिया हो गया यहाँ पर। उसके बाद से माधुरी के एकलौते भाई, यहाँ जो माधुरी है ना इसके एकलौते भाई को यहाँ पर लिख देते हैं। चलो यहाँ माधुरी के एकलौते भाई को लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ माधुरी के एकलौते भाई को लिख लिए हैं। अब बोला जा रहा है कि एकलौते भाई की बहन का, ये जो एकलौता भाई है ना अब इसका भी बहन बोल रहा है, तो इसका भी बहन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर इसका भी बहन लिख लेते हैं। बहन का बेटा है, कौन बेटा है, राजेश बेटा है। तो देखो राजेश माधुरी के एकलौते भाई, माधुरी के एकलौते भाई की बहन हो गया, बहन का एकलौता बेटा है। तो ये राजेश बेटा है ना, बहन का एकलौता बेटा है, तो नीचे बेटा रहेगा, मैं आप लोग को बताया ही हूँ। अब आगे बोला जा रहा है कि राजेश का माधुरी के पिता से क्या संबंध है। ये माधुरी का पिता, हाँ ये जो माधुरी है ना तो माधुरी के पिता को ऊपर लिख लेते हैं, माधुरी के पिता को ऊपर लिख लेते हैं। अभी सिर्फ प्रश्न में बोला गया है उसी तरह से मैं लिखा हूँ, यहाँ पर बेटा नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर राजेश कर दो, क्योंकि बोला गया कि राजेश माधुरी के एकलौते भाई के बहन का बेटा है, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा नहीं रहेगा, वो राजेशवा रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राजेशवा को बैठा देते हैं, यहाँ पर राजेशवा रहेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं। हाँ बोला है कि राजेश का माधुरी के पिता से क्या रिश्ता है, ये रहे माधुरी के पिताजी सबसे ऊपर, ठीक है ना, और ये रहा राजेशवा। तो देखो मिला जुलाकर माधुरी का बहन का बेटा है ना, तो समझो माधुरी का ही वो बेटा ही लगेगा। जब माधुरी के बहन का बेटा है राजेश तो माधुरी का बेटा ही लगेगा, मतलब जैसे इसका मौसी लगेगी तो इसके पिताजी इसके नाना जी लगेंगे। क्लियर आप लोगों को समझ आ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आपका दादा या नाना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है। आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा है। दिमाग लगाओ, वीडियो स्टॉप करो, ये सवाल पहले लगाओ फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत कम ही लोग कमेंट करते हैं कि भाई हम होमवर्क कर लिए हैं। तो मेरे भाई सब लोग किया करो, ठीक है ना। उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस सही रहेगा और आप लोगों को लगेगा कि हाँ मुझे जो मिला था मैं किया हूँ, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे तो सही रहेगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा है, 2J 8M 26P। तो इसको कैसे करना है। अब देखो यहाँ J 13 नंबर पर आता है, नहीं सॉरी J 13 नंबर पर नहीं आता है, J आपका 10 नंबर पर आता है, M आपका 13 नंबर पर आता है, P आपका 16 नंबर पर आता है। तो 10 से 13 हो गया है, 13 से 16 हो गया है, 3 बढ़ रहा है। तो 16 से हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 16 से हम लोग 19 कर देंगे, ठीक है ना। 3 बढ़ा देंगे तो 19 पर कौन सा अक्षर आता है, यस आता है, ठीक है ना। अब आप लोग को ये तो क्लियर पता चल गया कि हाँ यहाँ पर यस आएगा। तो ये टी तो आएगा नहीं, टी को कट कर देते हैं। ये भी टी नहीं आएगा, टी को कट कर देते हैं। अब 80 वाला यस आएगा कि 81 वाला यस आएगा, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 26 दिया है। 2 में अगर हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 6 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर ये जो 8 है ना, 8 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 8 3 के 24 है, और 24 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 26 हो जाएगा, ठीक है ना।
26 हो जाएगा। सेम उसी तरह से आगे 26 में भी 3 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 का गुणा किए हैं, यहाँ भी 3 का गुणा किए हैं और आगे भी 3 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। 26 में 3 का गुणा करेंगे तो 26 में 3 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। 6 18 की 8 हासिल 1 2 तिहाई 6 1 हासिलवा 7 78 हो रहा है और इसमें 2 जोड़ लेंगे तो 80 हो जाएगा। और पहले से यहाँ पर यस आया ही था तो 80 यस हो जाएगा। ये भी आपका कट हो गया, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो गया। आपका 48वां प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब आपका यहाँ पर 49वां दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जिस तरह से कप का संबंध गिलास से उसी तरह से केतली का संबंध किससे है तो वो पेय से हो जाएगा, ठीक है ना। केतली का संबंध भी आपका पेय से हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है और लास्ट प्रश्न है कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर W आपका 23 नंबर पर आता है, ठीक है ना। R आपका 18 नंबर पर आता है, N आपका 14 नंबर पर आता है, K आपका 11 नंबर पर आता है। तो क्या किया गया है 23 में, क्या किया गया है कि 18 आ गया है। 23 में घटाया गया है तो 18 आ गया है। कितना घटाया गया है तो 23 में से -5 किया गया है, ठीक है ना। 18 आ गया है। 18 में से -4 किया गया है, 14 आ गया है। 14 में से -3 किया गया है, 11 आ गया है। तो आगे 11 में से -2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, आई आता है। आई नहीं है तो यहाँ पर DI बना लो, ठीक है ना। यहाँ पर I बना लो और I आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न GK, 15 प्रश्न GS, 15 प्रश्न मैथ, 5 प्रश्न रीजनिंग के समाप्त हो चुके हैं। 12 बजे इंतजार करना, मैथ का मेरा आने वाला है, 15 प्रश्न मैथ का रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कलम ही गिर गया यार।